हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लास्ट सेशन में हमने किया इसका मीनिंग एंड नीड्स। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग किया था। देन हमने चेक किया कि गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, सोसाइटी का वेलफेयर हो। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करने के लिए, ताकि उनकी मोनोपोली क्रिएट ना हो, सोशल वेलफेयर हो, खुद बिजनेस करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो बिजनेस किस पर्पस के लिए रन करता है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किस पर्पस के लिए बिजनेस रन करती है? ताकि उस स्टेट के लोगों का सबसे ज्यादा वेलफेयर हो सके। तो स्टेट का पर्पस क्या होता है? वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो पब्लिक सेक्टर भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस करते हैं। लास्ट सेशन में हमने मीनिंग एंड नीड किया। आज हम करेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है? पब्लिक सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया है? इसको हम वन बाय वन हेडिंग के साथ करते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर की वजह से हुई है। जब हमने प्लानिंग की तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उस सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसको बनाया गया? पब्लिक सेक्टर को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट की। इंडस्ट्री सेक्टर में हमने कहा जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, माइंस है, मिनरल्स हैं, इनको कौन एक्सप्लॉइट करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगी। रेलवे की, ट्रांसपोर्टेशन की, पावर की, इतनी इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी और रेट ऑफ रिटर्न कम आते हैं। इसीलिए इन सेक्टर को डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छे से निभाई। इसीलिए देश प्रोग्रेस कर पाया है, डेवलपमेंट कर पाया। तो पब्लिक सेक्टर की वजह से ही इंडस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। नंबर 2, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम 1951 में इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑल्दो हमारी इंडिपेंडेंस 47 में थी, लेकिन जब भी हम कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं, 51 के साथ कंपेयर करते हैं। इसका रीजन क्या है? जब हम इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हमारे पास आता है, तो 41 के बाद 51 में सेंसस आया, एंड जो कुछ भी हमने कंपेयर किया 51 के साथ ही कंपेयर करते हैं। एंड हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे वो भी 51 से हुए थे। तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे 51 के साथ करते हैं। तो 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस थी, हमने जैसे डेवलपमेंट करनी शुरू की, वो 51 के साथ कंपेयर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब 1951 में प्लान स्टार्ट हुए इंडिपेंडेंट के टाइम, हम बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थे, तो हमें डेवलपमेंट की जरूरत थी। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए थी? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? पैसा चाहिए, तो सेविंग्स चाहिए। तो उस टाइम सेविंग्स रेट बहुत कम थे, लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, पॉवर्टी थी, इसीलिए सेविंग कम थी। तो पब्लिक सेक्टर ने उस टाइम सबसे क्रूशियल रोल निभाया, जिस वजह से क्या हुई? सेविंग इंक्रीज हुई। सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन हुई। पैसे से पैसा बनता है, हम ये बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो पैसे से पैसा कैसे बनता है? उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। बिजनेस में पैसा लगाते हो, उसके रिटर्न्स आते हैं, वो रिटर्न हम फर्दर यूज करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल फॉर्म होती है। तो इसको हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। 2010 तक ये अप्रोक्सीमेट 39-40% था। मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन रेट हम 39% 40% ऑफ जीडीपी ले आए थे। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिस वजह से हम डेवलपमेंट कर सके। तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया था? पब्लिक सेक्टर ने। नंबर 3, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जो देश की नेशनल इनकम होती है, देश की नेशनल इनकम को हम जीडीपी के साथ मैच करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक देश की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। तो जीडीपी का साइज का मीनिंग है उसकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है। डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज करेगी तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो पब्लिक सेक्टर ने हर समय क्या किया है, जीडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कंट्रीब्यूट किया है। जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर की 1950-51 में कितनी थी जी, 7.5% थी। फिर 1993-4 में जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, ये 23 से 24% होगी और थोड़ी सी कम हुई है, 20% के नियर अबाउट चल रही है, 19-20% चल रही है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। तो स्टार्टिंग से ही क्या हुआ कि जब भी देश की नेशनल इनकम है उसमें पब्लिक सेक्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। स्टार्टिंग में 1950-51 में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम थी, क्योंकि इसका रीजन है कि उस समय पब्लिक सेक्टर किस में था, सिर्फ रेलवे में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड पोस्ट ऑफिस में। मीन्स इसकी फंक्शंस क्या थे, बहुत लिमिटेड थे, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम थी। लेकिन जब हमने 5 ईयर प्लान्स लेकर आए तो पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को दिया, जिस वजह से इसकी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी इंक्रीज करती गई। एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलपमेंट किया है, पब्लिक सेक्टर ने। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में। देश का सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही किसने डेवलप किए हैं, पब्लिक सेक्टर ने किए हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है और रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, बहुत कम है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करता था। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, जिस वजह से इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई। नंबर 5, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है जो प्रोडक्ट हम बाहरली कंट्री से मंगवाते हैं उसको हम अपने घर में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट कर ले। इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो सेव होगी। जब हमने देखा कि ब्रिटिशर हमारे देश में किस पर्पस के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करते करते उन्होंने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन कर लिया, तो हमने उस टाइम अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंजर्वेट कर लिया, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी कर रखी थी। हम ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते थे फॉरेन कंट्री से। इसीलिए क्या किया, हम चाहते थे जो इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स हैं, मशीन्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है फॉरेन से मंगवा रही हैं, उसके बदले हम उसको अपने घर में इंडिया में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, जिस वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। नंबर 6, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, इंपोर्ट तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ साथ में कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो गुड्स हैं हमारी कंट्री से बाहर जा रही हैं, वे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएं, वो कैपिटल गुड्स ज्यादा हो, ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ सके, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ सके। इसीलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान दिया और पब्लिक सेक्टर ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की, जिस वजह से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाए। नंबर 7, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, कुछ रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है, कुछ अंडर डेवलप है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी क्या कहेंगे, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं बहुत जो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं। लेकिन दूसरी साइड बिहार की बात करें तो वो क्या बहुत अंडर डेवलप है। मध्य प्रदेश है वो भी अंडर डेवलप है।
एंड ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप है। इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करूंगी, जहां पर मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं लोगों का वेलफेयर नहीं सोचूंगी, प्राइवेट सेक्टर अपने लिए सोचेगा। लेकिन एक सरकार क्या करती है, अगर उसको कुछ लॉस भी हो रहा है तो सभी रीजंस को डेवलपमेंट करने के लिए वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर देगी जहां पर रिटर्न बहुत कम होती है। तो रीजनल डेवलपमेंट जो हमने बैलेंस करनी है, इसमें पब्लिक सेक्टर ने ही बैलेंस बनाया है, इसने ही डेवलपमेंट किया है। इट इज सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मीनिंग है जो गुड्स हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूरी सोसाइटी के होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाएं, कुछ लोगों के पास ही हो। हम चाहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। इसके लिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट छोड़ देते, प्रोडक्शन एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर करता, तो सोशलिस्ट पैटर्न कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता था। हम देश में सोशलिस्ट पैटर्न इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसीलिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटीज की, जिस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। और वो रेट ऑफ रिटर्न कहां पर जाते हैं, हम सब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके साथ क्या होता है, स्टेट के साथ साथ हम लोगों का भी वेलफेयर इंक्रीज करता है। नंबर 9, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रमोट नहीं करता, वो अपना प्रॉफिट देखता है। वो देखता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाई जाए या लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई जाए, जिस टेक्निक से उसको बेनिफिट होगा वो वही टेक्निक यूज करेगा जिसको उसको पैसे बच रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक देश की सरकार, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उसने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऐसे किया ताकि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। लेबर इंटेंसिव का मीनिंग क्या है, मुझे ऐसे तरीके से प्रोडक्शन करनी है जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तो लोगों को काम मिलेगा। काम मिलने से क्या होगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो एफिशिएंसी देखते हैं, अगर 3 पर्सन की जरूरत है तो 3 की 3 या 2 ही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अगर हमें 10 पर्सन की जरूरत है, 10 के 10 ही रखेंगे, वो ये नहीं कहेंगे 9 पर्सन है इसके साथ हम काम चला लेते हैं। वो बर्डन है, इक्वली शिफ्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा जनरेट होती है, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इंसिलरी इंडस्ट्रीज। इंसिलरी इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या है, जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगी होती है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम इंसिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। और इंसिलरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए। तो जो हेल्पफुल इंडस्ट्रीज है जिसके हम स्पेयर पार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम उनकी प्रोडक्शन करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंसिलरी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया, जिस वजह से उनकी हेल्प हो सके और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इंसिलरी इंडस्ट्रीज को डेवलप किसने किया है, पब्लिक सेक्टर ने किया। नंबर 11, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक मिल्स। सिक मिल्स का मीनिंग क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरह लॉस में चल रही है, बहुत सालों से लॉस में है, उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहा, वो हर साल लॉस में जा रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम सिक मिल कहते हैं, जिसमें अब रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब वो क्या करती हैं, अपनी यूनिट को बंद करना चाहती हैं। जो बंद, अगर प्रोडक्शन यूनिट बंद होगी, बहुत सारे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और प्रोडक्शन एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए क्या करती हैं, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए
जो सिक मिल्स थी उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन दिया, उनको पैकेज दिए, उनको कई ऑनरशिप भी आप ले ली ताकि मैं उस यूनिट को आगे चला सकूं, दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, रिहेबिलिटेट नहीं करता सिक यूनिट को, वो अपने आप में मर्ज कर लेता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, सिक मिल्स की हेल्प की ताकि वो रिवाइव कर सके। नंबर 12 सोशल ओवरहेड्स। सोशल ओवरहेड्स का मीनिंग क्या है कि देश में हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन पर भी ज्यादा खर्चा होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, नई टेक्निक्स डेवलप होंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है और रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए सरकार क्या करती है, सोशल ओवरहेड पर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है। नंबर 13 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो रिसोर्सेज है सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हाथों में नहीं कंसंट्रेट होने चाहिए, वो सभी जगह मोबिलाइज होने चाहिए, सभी जगह पहुंचने चाहिए। अगर रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास होंगे, तो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या किया सरकार ने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की है और हम जो कहते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज, इनको डेवलप किया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है, जिस वजह से जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं किए, वो सब लोगों के पास मोबिलाइज हो गए। 14th इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार का हमेशा पर्पस यही होता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर स्केर्स, और इसको ऑप्टिमम लेवल तक प्रोड्यूस किया जाए। एलोकेशन भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी इनएफिशिएंसी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर रिसोर्स ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो इकोनॉमी के रिसोर्सेज लॉस हो जाएंगे, जिसमें फ्यूचर में हम आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। इसीलिए सरकार जी कहती है कि जो हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है इसको लिमिट में ही यूज किया जाए। तो सरकार क्या करती है, रैशनिंग करती है। हर एक प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर रैशनिंग की जाती है कि आपने जे स्केयर रिसोर्सेज को इस लिमिट के ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल तक प्रोड्यूस करती है। लास्ट वन इज डोमिनेंस इन क्रिटिकल एरियाज। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की क्रिटिकल एरियाज में डोमिनेंस है। जैसे हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस में सबसे डोमिनेंस किसकी है, सरकारी एजेंसीज की है, पब्लिक सेक्टर की है। अगर हम डिफेंस में, न्यूक्लियर पावर में अगर प्राइवेट सेक्टर को कहें आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी और पर्सन को न्यूक्लियर बम, डिफेंस इक्विपमेंट सेल भी कर सकता है। इसीलिए सरकार क्या करती है, इन पर खुद अपनी डोमिनेंस रखती है, खुद इन्वेस्ट करती है, खुद प्रोडक्शन करती है, ताकि गलत हाथों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना पहुंचे, कोई डिफेंस इक्विपमेंट ना पहुंचे। तो क्रिटिकल एरियाज में भी पब्लिक सेक्टर की क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। तो इन सब सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। ये था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। होप सो कि आपको रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।